DN सर, जय मूल निवासी। मेरा सवाल है कि ईवीएम के साथ जो पेपर ट्रेल मशीन लगी है, क्या उसमें भी गड़बड़ी हो सकती है? अगर कोई जानकारी है तो मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। नागेंद्र कुमार, चंडीगढ़, BMM। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन पर जब फैसला दिया तो पहली बार पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया, मगर 2014 के चुनाव में पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाई गई, और जब लगाई गई तो 0.33% लगाई गई। इसका मतलब यह है कि ना लगाने के बराबर लगाई गई। और मैंने लोगों को समझाने के लिए ये कहा था कि ईवीएम मशीन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हम ऐसा कह सकते हैं कि ये घोटाला करने वाली मशीन है, ऐसा मैंने उसका नाम रखा था। और पेपर ट्रेल मशीन घोटाला पकड़ने वाली मशीन है, ऐसा मैंने क्यों कहा था? क्योंकि ईवीएम मशीन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है वोटों का, जो ट्रांसफरेबल है, यानी दूसरे कैंडिडेट के नाम पर यह डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया, इसलिए ये घोटाला करने वाली मशीन है, ऐसा मैंने उसका नाम रखा था। दूसरी बात, पेपर ट्रेल मशीन से बैलेट बॉक्स में फिजिकल एविडेंस वाला पेपर, उसके टुकड़े गिरते हैं, और वो टुकड़े पेपर के कागज के होने की वजह से उसका फिजिकल एविडेंस रहता है। ईवीएम में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रहता है जो दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। पेपर ट्रेल मशीन से कटकर जो टुकड़ा बैलेट बॉक्स में गिरता है उसका फिजिकल एविडेंस रहता है, इसलिए वो टुकड़ा किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। इस वजह से मैंने इस मशीन का नाम रखा था घोटाला पकड़ने वाली मशीन। यदि 2014 के चुनाव में इसे लगाया गया होता तो 2014 के चुनाव में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर पकड़ा जा सकता था, मगर दूसरे एविडेंस के आधार पर इसे हमने पकड़ा। उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में हमने केस दायर किया पेपर ट्रेल मशीन लगाने के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 2017 को हमारे केस में हमारे फेवर में निर्णय दिया कि 2019 के चुनाव में हर ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा, और हमारे केस के आधार पर, निर्णय के आधार पर 2019 के चुनाव में हर ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाई गई। जब ये मशीन लगाई गई तो फरवरी 2019 को कांग्रेस ने बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए एक षड्यंत्र किया, और उन्होंने फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। उस केस में उन्होंने ये कहा कि हमारा ईवीएम मशीन के विरोध में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमारा केवल इतना कहना है कि पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाले कागजी टुकड़ों की रिकाउंटिंग करने के बजाय 50% कागजों का, कागजी टुकड़ों का, पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाले वोटों का 50% ईवीएम मशीन के साथ मिलान किया जाए। कांग्रेस ने 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट था उसमें 100% रिकाउंटिंग करने का ऑर्डर था,
जिसकी वजह से ईवीएम का घोटाला 100% पकड़ा जा सकता था और हारा हुआ कैंडिडेट जितवा जा सकता था, जीता हुआ कैंडिडेट हरवाया जा सकता था फिजिकल एविडेंस के आधार पर, और पूरी तरह से घोटाला पकड़ा जा सकता था। ये बात जब कांग्रेस को मालूम हुई कि वामन मेश्राम के केस की वजह से 2019 के चुनाव में ये घोटाला 100% रिकाउंटिंग के आधार पर पकड़ा जा सकता है, ये पकड़ा जाने से कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दोनों का षड्यंत्र पकड़ा जाएगा। इसलिए कांग्रेस ने फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट में पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाले कागजी मतपत्रों का 50% ईवीएम के साथ मिलान का केस दायर किया और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 1% का उनका जो डिमांड थी, इनसे निकलने वाले सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को चुनाव आयोग ने डिस्ट्रॉय करने पर घोटाला हुआ और पेपर ट्रेल मशीन के द्वारा ये घोटाला पकड़ा जा सकता है। ये मैं इस संदर्भ के साथ ये सारी चीजें आपको बता रहा। नागेंद्र जी, इस बात को समझने की जरूरत है। मोहम्मद इस्माइल, आपके द्वारा ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा के एक सत्र में यह दिखाया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक आदेश है जिसमें SC ST OBC हिंदू नहीं है की चर्चा है। महोदय द्वारा यदि इसकी प्रति उपलब्ध करा दी जाए तो सोशल मीडिया में इस रेफरेंस से विरोधियों को काउंटर करने में मदद मिलेगी। हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट का 2019 के द्वारा जो आदेश की कॉपी मैंने ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा के दौरान दिखाई थी, वो हमारे रिकॉर्ड में अवेलेबल है और उसमें ये लिखा हुआ है कि हिंदू इज नॉट ए रिलीजन। इसका अर्थ है हिंदू कोई धर्म नहीं है। दूसरा सेंटेंस लिखा है हिंदू शब्द का अर्थ होता है गाली गलौज। ये इस आदेश में लिखा गया है और ये बात हमने उसमें बताई थी। और अगर ये ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2019 में निकाला गया जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, तो इसके आधार पर यह कहा जा सकता है, दो बातें कही जा सकती है कि हिंदू नाम का कोई रिलीजन नहीं है। दूसरा, हिंदू शब्द का अर्थ गाली गलौज होता है और अगर गाली गलौज होता है तो निश्चित रूप से ये गाली गलौज SC ST OBC के लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यह बात हम लोगों ने आप लोगों तक पहुंचाने का काम किया था। इस बात को संदर्भों के साथ समझने की ज़रूरत है और वो लेटर जल्दी ही सोशल मीडिया में वायरल किया जाएगा। अशोक मौर्य, 314 IAS पास OBC के युवाओं को कब और क्यों वीरेशन ब्राह्मणों के द्वारा उनको अपॉइंटमेंट देना कैंसिल किया गया था? जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उनके सामने जब ये फाइल गई थी तो इसमें सारे के सारे बच्चे IAS नहीं थे। IAS IPS IRS मिलाकर ये आंकड़ा था। तो ये लिस्ट नरेंद्र मोदी ने के पास जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने इसे रद्द किया। ये 2014 की बात है, 2014 का ये आदेश है और हम तब से इस बात को प्रचार में ला रहे हैं। यदि ये बात गलत हुई होती तो केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के डिफेमेशन की केस हमारे खिलाफ लगाई गई होती, मगर ऐसी कोई केस नहीं लगाई गई। उसका कारण था कि हमारे पास
उसकी पुख्ता जानकारी थी और सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया था। 2, मंडल कमीशन क्या है, इसे ओबीसी वर्ग को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? मंडल कमीशन ने पहली बार ओबीसी को ओबीसी के तौर पर मान्यता दी। दूसरी बात, ये 3743 जातियों को ओबीसी मानने के लिए रिकमेंडेशन था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने 1999 जातियों को ही ओबीसी स्वीकार किया और लगभग 1,500 जातियों को स्वीकार नहीं किया गया। से ओबीसी वर्ग को फायदा क्या हुआ? तो एक तो रिकॉग्नाइजेशन हुआ पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर, और राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी को रिजर्वेशन मिला। इसका नुकसान ये है कि ये क्रीमी लेयर लागू करने की वजह से ओबीसी को अभी तक केवल 5.4% रिजर्वेशन अमल में लाया गया। इसका मतलब है 3% पहले से लागू था और 2.4% ही अभी तक बेनिफिट हुआ। इतना लॉस होने की वजह क्रीमी लेयर के कारण की जैसे ऐसा हुआ। क्रीमी लेयर एक षड्यंत्र था और क्रीमी लेयर एक असंवैधानिक बात है। 5 अप्रैल को यूरेशियन ब्राह्मणों ने SC ST OBC से बहुत बड़ा एग्ज़ाम ले लिया है, जिसमें हमारे बहुत सारे लिखे पढ़े लोग असफल हो गए हैं। इसमें आपकी क्या राय है? निश्चित रूप से 5 अप्रैल को जो नौटंकी प्रधानमंत्री के द्वारा की गई, उसके पीछे एक धार्मिक मकसद था जिसके बारे में हमने पहले बताया। दूसरा मकसद ये था कि अटल बिहारी और आडवाणी ने 77 में जनता पार्टी में जनसंघ को विलीन किया था और 80 में झगड़ा होने की वजह से ये बाहर आए। बाहर आने के बाद जनसंघ अपने आप में पुनर्जीवित हो गया। फिर उस जनसंघ का 5 अप्रैल 1980 को इन्होंने नाम परिवर्तन किया और नाम परिवर्तन किया भारतीय जनता पार्टी, और 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जनसंघ का नाम परिवर्तन का पहला स्थापना दिवस घोषित किया गया। यानी 5 अप्रैल को जनसंघ का नाम परिवर्तन हुआ भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के नाम से 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी ने स्थापना दिवस स्थापित किया। उसको 40 साल हो गए 5 अप्रैल 2020 को। तो ये स्थापना दिवस था। स्थापना दिवस को बड़े पैमाने पर मनाने का तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की थी। कोरोना वायरस की वजह से वो मना नहीं पाए, तो प्रधानमंत्री के ऊपर जो जनता का विश्वास है उसका विश्वासघात करते हुए नरेंद्र मोदी ने दिया जलाकर जो जनसंघ का चुनाव निशान था, वो लोगों से दिया जलवाया और लोगों के विश्वास का विश्वासघात करके धोखाधड़ी करने का काम किया। इस बात को समझने की जरूरत है। एक और षड्यंत्र करने का काम किया, इसे समझना जरूरी है। सुधाकर तिड़के, जय मूल निवासी साहब। ओबीसी समाज कब तक ब्राह्मणों पे इशारे पे चलते रहेंगे? मन बहुत दुखी होता है। मन दुखी करने से समस्या का समाधान नहीं होता है। संकल्प करो कि जीवन में ओबीसी को जगाने का भी काम करेंगे। SC ST के साथ साथ ओबीसी को भी जगाने का काम करेंगे। ऐसा संकल्प करो। केवल मन दुखी करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। असी सिंह, प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया कल का आह्वान में ओबीसी के लोगों ने जमकर हिस्सा लिया। इस पर आप क्या कहेंगे?
आप सोशल मीडिया पर कई जगहों पर आग लगने की खबरें आई है, ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है? आग लगने की खबरों के बारे में मेरे पास कोई ऑथेंटिकेट जानकारी नहीं है, इसलिए इसके बारे में मैं नहीं कहना चाहूँगा। मगर ओबीसी के लोगों ने जमकर हिस्सा लिया, ऐसा हो सकता है। हम इस बात को इनकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि ब्राह्मणवादी लोगों के प्रभाव में ओबीसी के लोगों ने ऐसा किया होगा। इसे चुनौती मानकर हम संकल्प करते हैं ओबीसी को जगाने का, भविष्य में बड़े पैमाने पर काम करेंगे। अरसलान अहमद सर, ये जो सामाजिक लड़ाई आप लड़ रहे हैं, हम सब साथ में हैं, लेकिन सर ये सामाजिक बदलाव कब तक हासिल हो जाएगा, कुछ बताओ। बड़े बदलाव के लिए बड़ा संगठन चाहिए, राष्ट्रीय स्तर का संगठन चाहिए, क्योंकि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, पिछड़े वर्ग पर शूद्रत्व थोपना, आदिवासियों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर करना और घुमंतू जातियों पर बहिष्कार डालना और महिलाओं को शूद्र बनाना, ये सारा मिलकर ब्राह्मण धर्म बनता है, ब्राह्मणवाद बनता है, ब्राह्मणों का षड्यंत्र बनता है। ये राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी है। इसे विफल करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का संगठन निर्माण करना होगा, राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन खड़ा करना होगा और आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन में रूपांतरित करना होगा। ऐसा करना होगा। ऐसा करने के लिए आप साथ सहयोग करोगे तो इससे सफलता मिलेगी। अर्जुन कुमार जयपाल, 2024 तक जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा तो क्या हमें इससे आज़ादी मिलेगी? अर्जुन कुमार जयपाल, मैं आपका नाम पहली बार सुन रहा हूँ और किसी आंदोलन में आपने कोई सक्रिय योगदान दिया हो, ऐसी कोई जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। बगैर किसी योगदान से 2024 तक आज़ादी मिल जाएगी, ये आप सपना और ख्वाब देख रहे हैं, ये कोई साधारण मामला नहीं है। इसके लिए जैसा इसके पहले मैंने जवाब दिया, उस तरह का कार्य सक्रिय रूप से करना होगा और कई लोगों को, हजारों लोगों को जोड़ना होगा, लाखों लोगों को जोड़ना होगा, तब जाकर सफलता मिलेगी। शोभना संजीव सर, लोग बिना सोचे समझे मोदी भक्ति करते हैं, ऐसे लोगों को हम कब तक समझाएंगे? जो भक्त होते हैं वो बिना सोचे ही समझे ही ऐसा करते रहते हैं, इसलिए समझाते रहने का कोई विकल्प नहीं है। लगातार ये काम जारी रखना होगा। हमारे समझाते समझाते गुलामी आ जाएगी। निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आशावादी बने रहो। समझाने के बावजूद भी लोग मोदी भक्ति में ही लीन हैं। केवल आप एक ही पहलू देख रहे हैं और दूसरे साइड में जो जागरण करने वाला आंदोलन चल रहा है उसके तरफ आपका ध्यान नहीं है। आप उस सक्रिय आंदोलन में सहभागी होइए तो आपको दिखाई देगा। ताली थाली पीटना और मोमबत्ती और दिए ने ये साबित कर दिया है कि लोग भक्ति में लीन हैं। तो आपको भी संकल्प करना चाहिए जागरण का, और जो अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने के अलावा समय है वो सारा समय लोगों को जागरण करने के काम में और आंदोलन के काम में लग जाना चाहिए। केवल इस तरह की बातें करने से नहीं होगा, निराशा से कुछ नहीं होगा। प्रिंस आम्बेडकर, जय भीम, जय मूल्यमासी। सिर मेरा क्वेस्ती वंश ये है कि 5 अप्रैल को जो दिया जलाने का रस्म था उसमें मेरे समाज के कुछ लोगों ने ऐसे विरोध किया और कुछ लोगों ने इसका सपोर्ट किया। तो इसमें क्या गलत और क्या सही है? विरोध करने वाले लोग सही है, सपोर्ट करने वाले लोग सही नहीं है। सिकंदर भारती सर, मेरा मानना है कि इस समय देश में सारे समस्याओं का कारण सिर्फ और सिर्फ ईवीएम मशीन है, क्योंकि ईवीएम मशीन ने सरकार बनाई और सरकार ने कानून। इस पर आपका क्या कहना है? यकीनन ऐसा ही हो रहा है। इसलिए
एनपीआर, एनआरसी और एनआरआईसी और सीएए ये कानून ईवीएम मशीन से मिले हुए बहुमत के आधार पर ही बनाने का हौसला हुआ है। तो इसके लिए ईवीएम मशीन जिम्मेदार है, ये कहा जा सकता है। और ईवीएम मशीन एक घोटाला है। इस घोटाले को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करना होगा। बाबा साहब ने जिन समस्याओं का समाधान कर चुके थे वो समस्याएं फिर उत्पन्न होती जा रही है। इसका क्या समाधान है, मैं बार बार राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करने के लिए सलाह दे रहा हूँ। इसमें सक्रिय भूमिका का निर्वहन करिए। इस लॉकडाउन में 4 से 5 पुलिस सड़कों पर उतर रहे हैं। उसमें कुछ 85% वाले हैं और कुछ सवर्ण पुलिस वाले हैं। जब लोग ज़रूरी काम जैसे दवाई, किसी के मृत्यु संस्कार, खाने पीने के सामान आदि के लिए जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो उन पर बर्बरतापूर्वक लाठियाँ बरसाया जा रहा है, जिसके कारण मामला ज़्यादा सीरियस हो रहा है। तो 85% के लोगों के ऊपर सारा आरोप लगाकर प्रशासन उन्हें सस्पेंड कर दे रही है और सवर्णों को बचा लिया जाता है। इसका क्या समाधान है? अगर ऐसे कोई सबूत है तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर हमारे पास दीजिए। हम ऊपर वाले अधिकारियों को नीचे वाले लोगों पर कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। अगर अधिकारी नहीं मानते हैं तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करेंगे। एडवोकेट इंतखाब आज़ाद सर, जिस तरह कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने मोमबत्ती दिया और जलवाई और बत्ती बंद करवाई, क्या यह अंधविश्वास को बढ़ावा देने का मामला है? निश्चित रूप से अंधविश्वास को बढ़ावा देने का मामला है। इसके बजाय मेडिकल क्षेत्र में लड़ने वाले जो योद्धा है उनको ड्रेस कोड पूरा दिया जाना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, ताकि वो कोरोना से संक्रमित ना हो सके। ऐसा ना करने की वजह से लगभग 200 लोग संक्रमित हो गए हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री की ये इसी तरह के अंधविश्वास की वजह से ऐसा हुआ। दूसरा, गरीबों को, असंगठित मजदूरों को, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जिनके पास राशन कार्ड है, उन लोगों तक मदद पहुंचाने का वादा किया था 24 तारीख को, मगर अभी तक नहीं पहुंचा। आज पहली बार 6 अप्रैल को मैंने प्रधानमंत्री के मुख से गरीबों को मदद करने के लिए बातें कही गई। 6 अप्रैल को कही गई, यानी 22 तारीख को जब जनता कर्फ्यू लागू किया उसके बाद ये किया जाना चाहिए था। लॉकडाउन करने के दिन से ये किया जाना चाहिए था, मगर लगभग 15 दिन के बाद प्रधानमंत्री ने इसके बारे में अपने मुखारबिंद से शब्द निकाले। शर्म की बात है, दुख की बात है। इस पर 24 घंटे मॉनिटर किया जाना चाहिए था। और गरीबों को जो तकलीफें भुगतना पड़ रहा है, ये प्रधानमंत्री के नादानी की वजह से ही ऐसा हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। केवल 30% लोगों को फायदा पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री के द्वारा हो रहा है, और जो भारत की 70% प्रजा है जिसके तरफ प्रधानमंत्री ने बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया है। ऐसा बीबीसी ने भी एक रिपोर्ट पब्लिश किया है पूरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर। तो ये कोई काल्पनिक बातें हम नहीं कह रहे। बीबीसी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने भी इस आंकड़ों को घोषित किया है। मगर इससे जो आरोप नरेंद्र मोदी की सरकार पर आ रहा है, उसको बचने के लिए वो जो जमात के लोग हैं, जो मरकज निजामुद्दीन के लोग हैं, तबलीगी जमात के लोग हैं, उनके ऊपर आरोप मढ़कर इशू को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। शर्म की बात है। और मीडिया वाले लोग देशद्रोह का काम कर रहे हैं देश हित के नाम पर। इसे समझने की जरूरत है। जब आम आदमी को मदद नहीं मिलेगी तो विद्रोह के हालात खड़े हो सकते हैं, जनता सड़कों पर उतर सकती है। और अगर जनता सड़कों पर उतर गई तो सोशल डिस्टेंसिंग का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम 100% विफल हो जाएगा। ये बात सरकार चलाने वाले लोगों को, हमारे जैसे लोगों से द्वारा समझानी पड़ रही है। ये बड़ी दुख की बात है। यासीन मीर साहब, मैंने आपसे सवाल किया था कि ये मीडिया पर
झूठी खबरें फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो आपने कहा कि हाँ हो सकती है अगर आपके पास सबूत है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस तबलीगी जमात वाले मामले में नाम मौलाना साहब का था और उस खबर में फ़ोटो खलीलुर रहमान मौलाना सज्जाद नुमानी साहब की लगाई गई थी और उस चैनल के एक या दो ऐसे वीडियो जिसमें कई झूठ बोले गए हो, क्या वो सबूत के लिए काफ़ी है? अगर ये काफ़ी हो तो उसकी प्रोसेस क्या है? इस पर कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अमान महेश्वरी, गुजरात में कबीर पंथ का एक बड़ा संगठन चलता है उगम फौज के नाम से, जिसमें गुजरात के शेड्यूल कास्ट और पाटीदार समाज के लोग चला रहे हैं और ये नास्तिकवाद पर और महापुरुषों की विचारधारा प्रचार प्रसार करने वाला संगठन है। अभी अभी इसमें कई हिंदू महासभा के लोग घुस रहे हैं कि हमारा संगठन इस संगठनों का रेक्टिफिकेशन करके संतों की जो विंग्स है उसके साथ जोड़ने के लिए कुछ काम गुजरात में हो सकता है। आपसे इसको लेकर बड़ी आशा है। इसका सारा डिटेल लिखित रूप से सचिवालय को भेजिए, हम अगली कार्रवाई शुरू कर देंगे और जो भी आवश्यक करना हो जरूरी कार्रवाई करेंगे। चंद्रमणि पाटिल, क्या इस देश में संविधान लागू है? तो फिर ईवीएम में घोटाला करके सरकारें कैसे बन रही हैं? क्या रेपिस्ट सिंगर जिसने पूरे परिवार की हत्या की है उसे सही में फांसी हो सकती है? बहुत सारे लोगों को फांसी हुई है, उसको भी हो सकती है। देश में संविधान लागू है, मगर जिन लोगों के नियंत्रण में भारत का सरकार है वो लोग ईवीएम पर विश्वास नहीं करते हैं और इसकी वजह से ये घोटाला हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे रोका जा सकता था, उसने रोकने की भी कोशिश की, मगर बाद में इसको सैबोटेज करने के लिए कई प्रकार का प्रयास कांग्रेस और बीजेपी कांग्रेस के लोगों ने मिलकर किया। ये कांग्रेस बीजेपी के लोग मिलजुल कर ये घोटाला कर रहे हैं, इसकी वजह से ये करना संभव हो रहा है। हितेंद्र कटारिया, जय भीम जय मूल्यवास। सर, मैं राजस्थान जिला अजमेर के ब्यावर शहर से हूँ। मेरा आपसे निवेदन यह था कि प्रशासन हमारी मांग पर बिल्कुल भी संज्ञान नहीं देता है। जैसे सबसे पहले वामसेव के आह्वान पर भारत बंद की अनुमति ना देना। भारत बंद की अनुमति कटारिया जी जिला के अधिकारियों के नियंत्रण से बाहर है। आपको हमने कभी भी भारत बंद की अनुमति लेने के लिए नहीं कहा। भारत बंद करने के लिए जिले के अधिकारी अनुमति देकर करेंगे। भारत बंद कभी भी हमने अनुमति लेकर करने के लिए नहीं कहा, यह आप ध्यान रखिए। बाबा साहब के सर्किल के जिम्मेदार का ना तो प्रशासन सुनता है ना ही हमें करने देता है। सर्किल की क्या डिटेल है उसके बारे में राजस्थान के संगठन को आप भेजिए, उस पर हम अगली कार्रवाई करेंगे। बाबा साहब के सर्किल के आज जो देश में लॉकडाउन चल रहा है इसमें भी हमने प्रशासन से जनसेवा करने की अनुमति मांगी तो वो भी नहीं दी, जबकि दूसरे सारे राजनीतिक संगठन सामाजिक संगठन जनसेवा कर रहे हैं। अब आप ही बताएं कि इनको कैसे जवाब दिया जाए। जय भीम जय मूल्यवास। हमने अपना राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने के लिए लिखित रूप से प्रशासन को लिखकर दे दिया। अगर प्रशासन ऐसी मदद नहीं ले रहा है और भेदभाव कर रहा है तो दूसरे संगठनों के सबूत इकट्ठा कर लो। और आपको उन्होंने अनुमति नहीं दी, अगर इसके सबूत आप हमारे पास देते हैं तो उस प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए हम सरकार को लिखेंगे। अगर सरकार ने नहीं माना तो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अनिल कुमार, जय भीम। मेरी समझ से राजा बलि मूर्ख और मंदबुद्धि था, क्योंकि वह दान देते समय तनिक विचार भी नहीं किया, बल्कि अपने गुरु शुक्राचार्य का कहना भी नहीं माना और उन्हें अपमानित भी किया। हो सकता है कि राजा बलि मूर्ख हो, मंदबुद्धि भी हो और अपने गुरु का भी नहीं माना हो, ऐसा आपके अनुसार हो सकता है, मगर इससे वामन को हत्या करने का अधिकार तो नहीं मिलता।
इस बात को समझने की ज़रूरत है। अगर आज वामन ने ऐसा किया होता तो मैं दावे के साथ बोलता कि वामन मेश्राम उसके खिलाफ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चला जाता और वामन को सजाए मौत देने के लिए हम लड़ाई लड़ते। इसे आप ध्यान रखने की जरूरत है। सिकंदर भारती, सर ये जातिवादी सरकार एनआरसी और एनपीआर अगर देश में जबरदस्ती प्रशासन का बल प्रयोग कर लागू करते हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? बल प्रयोग करके ऐसा करेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि भारत बंद कोई सामान्य कार्रवाई नहीं है। अगर सरकार आमने सामने भारत बंद के आती है तो फिर तो समझ जाओ आपका भारत बंद ज़्यादा सफल हो जाएगा और अपना आंदोलन भी ज़्यादा सफल हो जाएगा। भारती जी, आपको बहुत सारी बातें समझ में नहीं आ रही है। सोनू जर्मन, सर जी मूल्यवासी लोगों के आंदोलन और राजनीति कब सफल होगी? मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि टुकड़ों में रहकर कब तक शासन सत्ता से दूर रहेंगे। आप को एक बात ध्यान रखना चाहिए कि उद्देश्य, विचारधारा और कार्यक्रम को आधार बनाकर राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाना होगा, राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन खड़ा करना होगा, आंदोलन को जन आंदोलन बनाना होगा, तब जाकर सफलता मिलेगी। इसमें आप हाथ बटाइए। केवल काल्पनिक विचारधारा धारण करने से, चुप रहने से, सक्रिय भूमिका का निर्वहन ना करने से नहीं होगा। चंद्रमणि पाटिल, आज देश में 5/4/2020 को 9 बजे देश ने साबित कर दिया, भारत में ब्राह्मण राज स्थापित हो गया है। SC ST OBC ने ब्राह्मणों की गुलामी में ही जीना स्वीकार कर लिया है। अब यह गुलामी आने वाले 50 साल तक कायम हो गई है। क्या आप प्रबोधन कार्यक्रम 50 साल तक जारी रख सकते हैं? क्या इतना संसाधन है? क्या इतने कार्यकर्ता समर्पित है? एक ही उपाय है, 2024 को किसी भी कीमत पर भाजपा को सत्ताविहीन करने के लिए ही कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए। जितने भी भाजपा विरोधी पार्टी है, संगठन हो, हाथ जोड़कर एक सूत्र में बांधने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो सशस्त्र क्रांति के सिवाय कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो महापुरुषों की लिस्ट बनती रहेगी और हम गुलामी, गरीबी और लाचारी, भूखमरी की जिंदगी में अनेक पीढ़ियों तक यूं ही जीते रहेंगे। आशा की किरण दूर दूर तक नजर नहीं आती। आप निराशा से ग्रस्त हो गए, हम जरूरत नहीं समझते। विष्णु प्रसाद, सर मैं विष्णु प्रसाद, मध्य प्रदेश, जिला शाजापुर, गांव जाबडिया, भील। जय मूल्यवासी। मेरा सवाल यह है कि मैंने नेशनल दस्तक चैनल पर कल देखा था कि देश में आर्थिक आपातकाल लागू करने की तैयारी की जा रही है। क्या ऐसा होगा? अगर ऐसा होगा तो क्या हमारे मौलिक अधिकार रह जाएंगे और देश की स्थिति क्या रहेगी और देश की सरकार पर इसका क्या असर पड़ेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपातकाल लागू होगा, और अगर आपातकाल लागू करने का प्रयास वो लोग करेंगे तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जिसे इंदिरा गांधी ने आपातकाल कहा था उसे ही नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन कहा है। जो आपातकाल में हो रहा था सारे कार्यक्रम बंद थे और लॉकडाउन में भी सारे कार्यक्रम बंद है, तो ये इमरजेंसी का ही दूसरा नाम है। मंगलदेव, 5 अप्रैल 1980 को बीजेपी पार्टी का गठन 9 बजे रात को हुआ था। 6 अप्रैल को बीजेपी पार्टी बनी और 5 अप्रैल 2020 को 40 साल पूरे हो गए। हो सकता है जो आप कह रहे हो वो सारी बातें सही है दस्तावेजी आधार पर, तो अगर ये सही है तो नरेंद्र मोदी ने सारे लोगों का अपने पार्टी के लिए इस्तेमाल किया, इग्नोरेंस का इस्तेमाल किया और विश्वासघात किया, धोखाधड़ी करने का काम किया। शिवनाथ सिंह, आदरणीय सर, अगर मेरा परिवार दिए नहीं जलाए तो क्या यूपी सरकार कोई कार्रवाई कर सकती है? कृपया बताएं। बिल्कुल नहीं कर सकती। पंकज मेश्राम, मैं आपके हर आंदोलन का हिस्सा बनना चाहता हूं। मुझे आपका कैडर करना है। कैडर जल्दी ही शुरू हो जाएंगे, तो आपको अपने इलाके में कैडर करना होगा। जगवीर दहिया, दिल्ली में कुछ मीडिया के लोगों ने पड़ताल करके बताया कि वेंटिलेटरों को तथाकथित सवर्णों के द्वारा अपने घरों पर स्टॉक किया जा रहा है।
लेकिन सरकार के द्वारा इन पर कोई एक्शन रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। आप इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सरकार के पास भेजो या हमारे पास भेजो, हम कार्रवाई करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। 3 दिन पहले मीडिया में ही रिपोर्ट थी कि कोरोना वायरस से बचाने से संबंधित मेडिकल इंस्ट्रूमेंट सर्बिया भेजे गए, जबकि भारत में इसकी बहुत ज़्यादा कमी है और मेडिकल स्टाफ को पर्याप्त रूप से मिल नहीं रहा है। अगर वही मेडिकल इंस्ट्रूमेंट भेजे गए हैं तो ये बहुत गंभीर मामला है। निश्चित रूप से ये देश के विरोध में काम है, ऐसा माना जा सकता है। सरकार द्वारा टोने टोटके किए जा रहे हैं, ताली थाली बजवाई जा रही है, दिए जलवाए जा रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि सरकार इच्छा से या साधनों का अभाव में देश के नागरिकों के आंखों में धूल झोंक रहे हैं? साधनों की कोई कमी नहीं है, मगर लोगों के विश्वास को अंधविश्वास की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बहुत गंभीर बात है, विश्वासघात करने का काम है। देश के ज़्यादातर हिस्सों में ये खबरें आ रही हैं कि पुलिस एनआरसी, सीए, एनपीआर का विरोध करने वाले लोगों को निजामुद्दीन मचकज के बहाने लगातार परेशान कर रही है और उनके घरों से उठाया जा रहा है। ऐसे कोई ऑथेंटिक जानकारी है तो हम लोग के पास पहुँचाओ, हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सरकार के मुख्य मिनिस्टर्स दिखाई नहीं दे रहे, केवल मोदी जी ही पटल पर है। क्या ये मंत्री आरएसएस के साथ मिलकर कोई बड़ा षड्यंत्र रचने में मस्त है? अभी इसके बारे में हमारे पास कोई सबूत नहीं है। पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे करवाने के लिए सरकार के सभी विभाग माहौल बना रहे हैं, इसमें मीडिया भी शामिल है, ऐसा कहा जा सकता है। सोशल मीडिया द्वारा मिल रही जानकारियों से ये पता चल रहा है कि बहुत सी जगहों पर आरएसएस के लोगों द्वारा आम नागरिकों पर हमले किए जा रहे हैं। ऐसे अविश्वास की स्थिति में देश के नागरिक कितने दिन तक अपना धैर्य बनाए रख सकते हैं? निश्चित रूप से भावनाओं को काबू में रखो, हिंसक परिस्थिति निर्माण ना हो, इसकी खबरदारी लो, ये लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो हमारा देश खतरे में पड़ जाएगा। इससे आप लोग सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में सवाल पूछने के लिए अनुरोध करता हूं और अगले वीडियो में उसके जवाब दिए जाएंगे। आपने ध्यानपूर्वक जवाब सुने होंगे, तो आप सभी लोगों को धन्यवाद।